हाँ भाई साथियों, एक बार फिर से सभी एक्स सर्विसमैन साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी चल रही है? कमेंट समेंट करके बताते रहा करो। अपनी तैयारी कैसी चल रही है? एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। काफी साथियों ने भर भी दिए होंगे, काफी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है। हो सकता है काफी साथियों के क्लियर भी हो गए, लेकिन कुछ के अभी भी डाउट हैं। किन चीजों को लेके? एक तो मेडिकल कैटेगरी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एज क्राइटेरिया, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। काफी सारे डाउट हैं आप लोगों के। लगभग मैंने कोशिश की है कि ये डाउट क्लियर वीडियो रहेगा आपका। जितने डाउट हैं मैंने कोशिश की कि इस भर्ती को, एसएससी सीपीओ एसआई की भर्ती को लेकर सारे डाउट जो आप लोगों के क्लियर कर देने इस वीडियो में। बाकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी उसमें एज का जो लफड़ा था उसके लिए मैंने बाद में एक वीडियो और भी डाला था, और कोशिश करेंगे कि अलग से सेपरेट वीडियो मिलाएंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है मैंने बताया भी था जब ड्राइवर का वीडियो बनाया था एक सर्विसमैन के लिए, उसमें कवर किया था, ठीक है। हो सकता है कुछ साथी जुड़े भी हैं, कुछ ने पिछले साल से भी केस वगैरह डाला हुआ है कि क्या सॉल्यूशन वगैरह निकलता है। आप सभी साथियों को भी उनका साथ देना चाहिए, उनसे कांटेक्ट वगैरह करना चाहिए। मेरे जरिए भी आप टेलीग्राम वगैरह पे संपर्क करेंगे तो आप, और या फिर यूट्यूब पे भी उन लोगों ने काफी वीडियो डाले हुए हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं किस हिसाब से एज का वगैरह सॉल्यूशन होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में अपन जो है एसएससी सीपीओ एसआई, जिसमें आपको इसमें डाउट पता है कई क्या है। कुछ कैंडिडेट हैं जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को लेकर भी डाउट है। कुछ हैं जो सीएपीएफ जो पैरामिलिट्रीज है उनके एसआई के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये दोनों, कुछ साथी होंगे जो दोनों के लिए ही एलिजिबल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के लिए ही एलिजिबल है। क्योंकि कुछ में जैसे दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है तो आपका आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। सीएपीएफ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काफी सारे डाउट आप लोगों के जो है अपन इसमें क्लियर करने वाले हैं। देखो, अपन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजों को और मतलब सीक्वेंस से बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तो जो डाउट रहता है कि हम सर्विस में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। भाई आप सर्विस में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो अपन आगे दिखा देंगे, उसकी लास्ट डेट से 1 ईयर के मतलब कि अंदर आप रिटायर हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो। अगर आप इसमें रिटायर हो जाते, अगर भर्ती का प्रोसेस लंबा खिंचता है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर उसका लंबा नहीं खिंचा प्रोसेस तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है क्लियर। यहां तक आप रिटायर हो जाने चाहिए और 15 साल आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब आर्मी, एयरफोर्स या नेवी किसी की तरफ से आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 15 साल आपकी मिनिमम सर्विस ये मांगते हैं, तभी जो है आप ये कर पाएंगे। चलो अपन सारी चीजें एकदम सीक्वेंस से बात कर लेंगे। फॉर्म वगैरह की डेट लास्ट क्या है, फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सब तो लगभग आपको पता ही है, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं मोटी मोटी जो आपके मेन पॉइंट है जिनके बारे में काफी सारे डाउट रहते हैं साथियों। देखो, जैसे मैंने अभी जो बताया वही है, मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इसमें 15 ईयर ऑफ सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है 15 साल सर्विस हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको 1 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आपको जो है, जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, आप देखेंगे 15 ईयर सर्विस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें दिया नोट कंप्लीट 15 ईयर सर्विस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट। अगर आपकी जो है फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है उसके विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर भी अगर आपकी 15 ईयर सर्विस कंप्लीट नहीं होती है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप इन सर्विस हो या आप रिटायर हो गए हो, मतलब रिटायर हो गए तो सीधी सी बात आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सर्विस वालों की बात हो रही है जो मतलब कि सर्विस में रहते हुए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो पहले अपन ने क्लियर कर दी है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके बारे में। देखो, जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसके अंदर आपका पीईटी जो फिजिकल होगा ना, सिर्फ आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन जो है कैंडिडेट, उनका सिर्फ फिजिकल में नॉट रिक्वायर्ड फॉर अंडरगो पीईटी, मतलब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होता है वो आपका नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या क्या करना होगा, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह जो है उसको करना होगा, और उसके अलावा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। मेडिकल में आप, काफी कैंडिडेट पूछते हैं कि हम कैटेगरी से रिटायर हैं, ठीक है, मेडिकल कैटेगरी से, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है मेडिकल कैटेगरी से भी आप रिटायर है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस ड्यूटी को करने के लिए मतलब एलिजिबल, आपका मेडिकल जरूर लिया जाएगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करो, वहां जाने के बाद जब मेडिकल होगा तो वो लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है उस बेस पे हम आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। चलो एक बार डेट पे भी अपन फोकस कर लेते हैं। वैसे तो सभी साथियों को पता ही है क्योंकि एसएससी सीपीओ की तैयारी वही कर रहा होता है जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो फॉर्म वगैरह के आप सभी को पता ही है कि भाई लास्ट डेट जो है 16/10 है,
ठीक है, और आपके जो ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे 26/9 से स्टार्ट हो गए थे, तो इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी सब छोड़ो, करेक्शन विंडो भी इन्होंने दी हुई है भाई, फीस वगैरह की डेट को क्या मतलब, आप जो फॉर्म लास्ट डेट से पहले फिल कर देना, वो सब चीजें छोड़िए। करेक्शन विंडो भी आपकी खुलेगी अगर फॉर्म गलत भरा जाता है तो। नवंबर दिसंबर 2025 में ही जो है आपका पहला एग्जाम हो जाना है साथियों, ठीक है। उसके अलावा आगे अपन बात कर लेते हैं, वैकेंसी वगैरह का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो साथी तैयारी कर रहा है उसको सीधी सी बात है पहले से पता ही है कि भाई किस हिसाब से एक्स सर्विसमैन की जो है वैकेंसी रिजर्व होती है। दिल्ली पुलिस का मैटर अलग होता है, पैरामिलिट्री का अलग होता है। तो पहले दिल्ली पुलिस में देख लो आप, जो अदर एक तो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं एक सर्विसमैन, जैसे आपने कांस्टेबल में भी देखा, मैंने उसमें बताया था, और एक अदर्स होते हैं, तो टोटल 8 आती है, स्पेशल कैटेगरी की 6 वैकेंसी आती है। कुछ जैसे ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं है, एसटी में स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, तो इस हिसाब से टोटल इतनी ही वैकेंसी है दिल्ली पुलिस एसआई की। तो कंपटीशन काफी टफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई काफी टाइम पहले मतलब ऐसे होता था थोड़ा इजीली सिलेक्शन मिल जाता था, अभी ऐसा नहीं है कि आपको इजीली सिलेक्शन मिल जाएगा, मतलब कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम के अंदर। उसके बाद में पैरामिलिट्री के बाद बारे में आप सभी को पता ही है, तीनों सेनाओं से, आप नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो, कि भाई इनका क्या काम होता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सभी का, ठीक है। 10% कोटा आपका होता है। अब मैं आपको एक चीज कर दूं, ये तो जो आपकी रहेगी ना ग्रुप सी की रहेगी दिल्ली पुलिस, ये रहेगी आपकी ग्रुप बी की। अब इनमें भी आप अप्लाई कैसे कर पाओगे वो भी बता देंगे। वैकेंसी काफी है आपकी, 286 है पैरामिलिट्री की अगर टोटल देखी जाए, जिसमें आपकी 103 वैकेंसी सीआरपीएफ की रहने वाली है, बीएसएफ की आपकी 22 वैकेंसी है, आईटीबीपी की आपकी 23 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की आपकी 130 वैकेंसी है, एसएसबी की आपकी 8 वैकेंसी है, ठीक है। आपकी 10% रिजर्वेशन होता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का, तो ये आप क्लियर कर लो। उसके बाद में ग्रुप बी में आपकी आती है ये, इसमें आपको सिविल से ग्रेजुएशन की है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिलिट्री का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस से आप अप्लाई करो, लेकिन आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ये चीज क्लियर रखना। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे सीसीपीएसआई में आपको लाइसेंस चाहिए। पैरामिलिट्री सीएपीएफ जो है उसके लिए आपको नहीं चाहिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिविल से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मिलिट्री का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से आप इसमें अप्लाई कर देंगे, मिलिट्री का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं सभी एक्स सर्विसमैन साथियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो इसके लिए वो एलिजिबल रहेंगे मिलिट्री के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से। ये डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एज के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन साथियों के लिए हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती के लिए यही रूल लागू होता है, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, लगभग सभी साथियों ने देखा हुआ होगा, कि आपकी जो एज है उसमें से आपकी सर्विस को डिडक्शन कर दिया जाता है। मतलब कि जिस एज में आप भर्ती हुए थे, आज भी आप उतनी ही एज के, कोई 18 साल का भर्ती हुआ होगा, कोई 20 का, कोई 22 का, कोई 23 का, ठीक है, मतलब 23 क्रॉस नहीं हुई होगी, तो उस हिसाब से आज आप उसी एज के अपने आप को मान के चलिए। अगर आपको रिटायरमेंट आए हुए 2-3 साल हो गए तो वो साल उसमें जुड़ जाएंगे। मतलब कि आपकी आज जो एज है, मान लो कोई 40 साल का है और उसकी 18 साल में वो भर्ती हो गया था, तो 22 साल जो सर्विस है वो निकाल दो, ठीक है, 22 साल सर्विस करके आया वो निकाल दो, आज वो 18 साल का है। रिटायर आए हुए 2 साल हो गए तो आज वो 20 साल का है। इस हिसाब से मैंने एक सेपरेट वीडियो में डाल के समझाया हुआ है कि एज किस हिसाब से काउंट होती है। उसके अलावा भी 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब कि 20 से 25 साल तक के साथी इसमें मतलब कि एलिजिबल हैं। तो एक अपना एग्जांपल दे देते हैं एज क्राइटेरिया को लेके, जिसका मतलब देखने लायक वो देखना, नहीं तो भाई आप फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या लास्ट तक वीडियो देखो। जिन साथियों को जितनी जरूरत होती है उतना देखते हैं, बस इन्फॉर्मेशन जिसको जितनी जरूरत है वो मिल जानी चाहिए, मेरा यही मोटो रहता है। और मैं कोशिश करता हूं वीडियो में लास्ट तक सारी चीज कवर कर दूं, ठीक है। उसके बाद में हाँ, शेयर जरूर करना वीडियो को उस कैंडिडेट तक जिसको सही इन्फॉर्मेशन की और सही गाइडेंस की जरूरत हो, ठीक है। हो सकता है मुझे भी जरूरत हो, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाना टेलीग्राम पे, जहां पर आपस में भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद में 20 से 25 साल अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई साथी 18 साल का भर्ती हुआ था, पहले इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन पहले मैं आपको बता दूं, जैसे एक अपन कोई भी एज का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक साथी जो 18 साल का भर्ती हुआ, 17 साल उसने सर्विस करी, तो टोटल 35 साल पे वो रिटायर आ गया। रिटायर आए हुए भी कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 हो गए, किसी को 5 हो गए। मान लो इनको हो गई 5 साल, ये आज 5 साल हो गई, तो ये आज हो गए 40 के, ठीक है। अब 40 में सीधी सी बात है कि आपका 17 निकाल दो जो सर्विस आपकी है। सर्विस निकालने के बाद आज आप हैं 23 साल के, 23 में 3 और जोड़ दो, 23 के आप हैं, 3 अभी नहीं जोड़ना आपको, मतलब आज आप 23 साल के हैं, ठीक है। 25 में 3 जोड़ो,
मतलब कि 3 का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है ना, यानी कि 28 साल। 28 साल तक आप भर्ती देख सकते हैं कोई भी कैंडिडेट। ये कैंडिडेट 23 का, इसके पास 5 साल ऑप्शन है, 5 साल तक भर्ती देख सकता है। इसको रिटायर आए भी 5 साल होगी तब भी, अभी 28 तक देख सकता है, आज ये 23 साल का है। ठीक है, तो इस हिसाब से एज कैलकुलेट होती है। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हुई हो तो कमेंट कर लेना, उसको वहां सॉर्ट आउट कर लेंगे, टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। वहां पे लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये है कि एक्स सर्विसमैन है कौन। भाई सभी को पता है, तीनों सेनाओं से रिटायर्ड सोल्जर जो कि एक्स सर्विसमैन है, एक अपनी पूरी सर्विस करके आए हैं, तो वो इन सब के लिए मतलब वही सब दिया हुआ है किस हिसाब से, क्या आप मेडिकल कैटेगरी से रिटायर हुए हैं, किस बेस पे आपको पेंशन वगैरह सब मिल रही है, सारी कहानी इसमें है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो साथी कई बार पूछते हैं, क्या मैं मेरे अपने बेटे या बेटी को जो है भर्ती करा सकता हूं कि नहीं करा सकता, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है आपका 5.9 पे जब आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन, 5.9 पे जब आप जाएंगे तो जो एक्स सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन है वो आपका बेटे के लिए, मतलब कि डॉटर के लिए, आप सोच रहे हो भाई मैं अपने बेटे या बेटी को जो है रिलैक्सेशन दिला सकता हूँ कि एक्स सर्विसमैन कोटा वगैरह का, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप ले सकते हैं बेटा और बेटी के लिए कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो गया, काफी चीजें होती है जहां आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटा उनको देना चाहते हैं तो वो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ग्रुप बी सी किस हिसाब से आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस में अप्लाई करेंगे उनको जो है सिविल की ग्रेजुएशन की हुई की जरूरत नहीं है, वो अपन ऑलरेडी जो है क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस का मैंने बोला था, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप जो है एलिजिबल रहेंगे किसके लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट इन सीएपीएफ ओनली। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं तो आपको पीई एंड एमटी के टाइम पे आपको जो है ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपसे देखा जाएगा, आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है एग्जाम का। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उसको ना पता हो, नहीं तो बाकी लगभग सभी साथी एक्स सर्विसमैन को इसके बारे में पूरा अंदाजा है कि भाई आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, आपके वही 4 पार्ट के 50-50 क्वेश्चन करके 200 आपके क्वेश्चन हो गए, और वही आपके 200 मार्क्स का हो गया, और आपको हर एक अलग अलग उसके लिए आपको सिर्फ 30 ही मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो टोटल 2 घंटे हैं वो आप चाहो तो भाई मैं मैथ को ज्यादा टाइम देना चाहता हूं, या फिर मान लो भाई कोई बोले मैं रीजनिंग को ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ, रीजनिंग को ज्यादा टाइम देना चाहता हूं, मैथ को या इंग्लिश को, ऐसा नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट का टाइम इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेक्शनल के लिए आपको जो है 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे ऐसे करके आपका टोटल काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी साथियों आपकी रहेगी 0.25 की। ठीक है, ऐसा नहीं कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो तुक्के वाला काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का होगा, वो 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आएंगे, वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस हिसाब के आपके 2 पेपर होते हैं। ये आप क्लियर है लगभग सभी का। अब आ जाती है हाइट को लेके, इसमें वो रहेगा थोड़ा सा साथियों को डाउट कि भाई हाइट में हमें रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। देखो, आप जब जिस क्राइटेरिया से भर्ती हुए हाइट से, तो वहीं रिलैक्सेशन नहीं था, तो यहां अलग से कोई एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। जो है वो मैं बता देता हूं आपको। जो मेल कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 80 से 85 चेस्ट आपकी फूलनी चाहिए। ठीक है, 80 चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। आप रिलैक्सेशन किनको है, जैसे आप देख सकते हैं हिल एरिया वाले आपके गढ़वालिया, कुमाऊं या फिर हिमाचल प्रदेश से गोरखा डोगरा हो गए, ठीक है, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, मतलब ये जो जिनको हमेशा हर भर्ती में रिलैक्सेशन दिया जाता है, सिक्किम स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के साइड वाले हो गए, उन सभी को रिलैक्सेशन मिलेगा। 165 सेंटीमीटर उन्हीं की हाइट मांगी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ऑल मेल कैंडिडेट जो एसटी से बिलोंग करते हैं उन सबको भी 162.5 यहां रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें एक्स सर्विसमैन कोटा से अलग से कोई रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये जो हाइट का क्राइटेरिया है ना, ये आपका रहने वाला है सिर्फ एसआई इन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेके। उसके बाद जो पैरामिलिट्री के सब इंस्पेक्टर आ जाता है उसके लिए थोड़ा सा और मतलब कि अलग से रिलैक्सेशन है। जैसे आप देखेंगे एसटी कैंडिडेट, ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया स्टेट के हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। ठीक है, बाकी जो एसटी वाले हैं वही 162.5 है। बाकी जो गोरखा कैंडिडेट है उनकी 157 ली जाती है। मतलब कि ये
पैरा मिलिट्री के जो एसआई है ना, उनके लिए अलग है हाइट का क्राइटेरिया, और एसआई दिल्ली पुलिस के लिए अलग है। बाकी इनमें वही है सेम, आपका 170 रहेगा नॉर्मल कैंडिडेट जो है मेल, और बाकी जो ये मैंने बताए थे आपको हिल एरिया वाले, उनके लिए 165 रहेगा। तो ये आपका हाइट क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, हाइट को लेके डाउट जहां तक मुझे आइडिया है नहीं होना चाहिए। बाकी ये अपन ने क्लियर कर ही दिया था कि आपका रनिंग वगैरह, लंबी ऊंची कूद वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह का मैंने बोला था, और मेडिकल वगैरह आपका होगा। ठीक है, ये भी अपन क्लियर कर चुके हैं। मैं जो आप इन सर्विस रहते हुए या फिर आपका जो है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छूटी होगी। कोशिश मैंने की है कि लगभग जो एक एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में चाहिए, या जो जानकारी जरूरत थी वो सभी मैंने कवर कर दी है। फिर भी आपको लगा हो कि कुछ छूटा है, कमेंट कर लेना। लिंक मिल जाएगा आपको नीचे टेलीग्राम का, वहां डिस्कस का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें जाके काफी साथी जुड़े हुए हैं, वहां से भी आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, बाकी सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ।